इस डरा देने वाली कहानी की शुरुआत में हमें कुछ लोग दिखाए जाते हैं जो समुद्र के बीचों बीच फंस गए थे। उनके पास तो सिर्फ एक छोटी सी बोट होती है जिसे पकड़कर वो सारे तैर रहे थे, लेकिन उस समुद्र से भी ज्यादा खतरनाक एक और चीज होती है जिससे वो सारे लोग बहुत ही ज्यादा डर रहे थे। आखिर ये क्या चीज होती है, ये जानने के लिए हमें कुछ दिन पहले के टाइम में जाना पड़ेगा। यहाँ पर हमें जॉन नाम का एक आदमी दिखाया जाता है जो अपनी वाइफ मैक के साथ बोट पर छुट्टियां मनाने जा रहा था। जॉन और मैक सारी तैयारियां करने लगते हैं बोट में जाकर मजे करने के लिए। तभी वहाँ ब्रैड नाम का एक आदमी आता है जो उसे भी उनके साथ लेकर जाने के लिए कह रहा था, क्योंकि ब्रैड के पास उतने पैसे नहीं थी कि एक बोट को भारी पर लेकर वो छुट्टियां मनाने जाए। जॉन को कुछ अजीब लग रहा था, इसीलिए वो ब्रैड को मना कर देता है, लेकिन मैक ने अपने हस्बैंड जॉन को कन्विंस कर लिया था कि ब्रैड को भी वो अपने साथ ले ले। यानी कि अब ब्रैड भी उनकी इस सफर में साथ में आ चुका था। बोट के अंदर जॉन के दो और दोस्त होते हैं जिनका नाम मार्क और डेवेलिना था, और अब वो पांचों लोग नाव के अंदर बैठकर निकल पड़े थे समुद्र की लंबी गहराइयों की तरफ। यहाँ ब्रैड ने जॉन को पास ही वाले पोर्ट के पास रोकने के लिए कहा, क्योंकि वहाँ से उसकी गर्लफ्रेंड आने वाली है। वो अगर उसे भी बोट के अंदर ले लेगा तो उसकी बहुत ज्यादा हेल्प हो जाएगी। लेकिन जॉन यहाँ पर बताता है कि जिस पोर्ट पर तुम बोल रहे हो उसके आसपास सोमालियन जहाज हो सकते हैं, जो हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। साथ ही साथ उस जगह की लहरें बहुत ही बड़ी बड़ी होती है। यानी कि जॉन ने सीधा सीधा ब्रैड को मना कर दिया था। अब यहाँ ब्रैड थोड़ा सा नाराज होकर जॉन से ही बहस करने लगा था कि मेरी गर्लफ्रेंड को भी बोट में ले लो। देखते ही देखते जॉन और ब्रैड के बीच में झगड़ा हो जाता है। ब्रैड तो गुस्से में बोट के ऊपर जाकर खड़ा हो गया था, लेकिन उन लोगों को जरा भी आइडिया नहीं होता कि वो हमेशा हमेशा के लिए इसे समुद्र में फंसने वाले हैं। अब देखते ही देखते उस पूरी जगह का क्लाइमेट थोड़ा सा चेंज हो जाता है। तेजी से बारिश भी होने लगी थी। ब्रैड जो कि नाव चला रहा था उसे बहुत ही तेज हवाएं महसूस होती है, जिसके बारे में उसने जॉन को बता दिया था। अब यहाँ जॉन मार्क को एक काम देता है कि अगर रेडियो पर कुछ भी मैसेज आए तब तो मुझे आकर बता देना। लेकिन यहाँ मार्क तो बहुत ही ज्यादा पीकर नशे में धुत हो चुका था। फिर भी वो जॉन की बात मान लेता है और रेडियो के पास चला जाता है। यहाँ कंट्रोल सिस्टम में उन्हें सिग्नल्स मिला था कि पास ही की एरिया में बहुत ही बड़ा तूफान आने वाला है, और बदकिस्मती से जॉन की शिप भी उसी एरिया में मौजूद थी। ऑफिसर्स ने रेडियो सिग्नल्स की मदद से सारी नाव वालों को ये खबर दी दी होती है कि तूफान आने वाला है और वो जल्द से जल्द वहाँ से बाहर निकल जाए। ये खबर जॉन के शिप के रेडियो में भी बजती है, लेकिन मार्क जो नशे में एकदम बेहोश हो गया था वो ये रेडियो सिग्नल सुनता ही नहीं, जिसके कारण जॉन और बाकी सभी को इस बारे में कभी पता ही नहीं चलता। लेकिन जॉन को तूफान का अंदाजा हो गया था, क्योंकि लहरें काफी ऊंची उठने लगी थी। जॉन की बोट तो अब काफी ऊपर नीचे होने लग जाती है। साथ ही साथ उस जगह पर मूसलाधार बारिश भी हो रही थी। जॉन, ब्रैड और बाकी सब बोट को स्टेबल करने में लग जाते हैं, लेकिन अब इसका कुछ फायदा नहीं था। तभी अचानक उनकी बोट से कोई अनजान चीज आकर टकरा जाती है, जिससे कि वो बोट टूटने की वजह से उसके अंदर पानी भरने लगा था। देखते ही देखते उनकी बोट पानी के अंदर जाने लगी थी, जिससे कि जॉन और बाकी सभी को बोट से उतरकर पानी में कूदना पड़ता है। मार्क जो नशे में धुत था उसकी भी आंखें खुल गई थी, और अब वो पांचों लोग इतने बड़े समुद्र में अकेले मौजूद थे। हालांकि जॉन ने शिप से उतरते समय रेडियो से पास ही वाले ऑफिसर को मैसेज कर दिया था कि वो यहाँ पर फंसे हैं, लेकिन वो रेस्क्यू मैसेज उनके पास पहुँचा भी कि नहीं, इस बारे में जॉन को आइडिया ही नहीं था। लेकिन यहाँ लकीली उन पांचों लोगों को एक छोटी सी लाइफ बोट मिल रही थी, जिसके कोनों के हैंडल्स को पकड़कर वो तैरने लग जाते हैं। लेकिन उनमें से किसी को जरा भी आइडिया नहीं था कि वो यहाँ पर कितनी दिनों तक फंसे रहने वाले हैं। अब यहाँ जॉन ने देखा कि इतनी धक्का मुक्की होने के कारण मैक के पैर में काफी ज्यादा चोट लग चुकी है, जिसका खून लगातार खारे पानी में फैलता जा रहा था। मैक को बहुत ज्यादा दर्द भी होता है। तभी मार्क कहता है कि हमें मैक को बोट के ऊपर चढ़ा देना चाहिए, लेकिन जॉन ने बताया कि यहाँ पर हवाएं बहुत ही ज्यादा ठंडी है, जिससे कि मैक का घाव और भी ज्यादा दर्द देगा। वहीं दूसरी तरफ कोस्ट गार्ड वाले लगातार उनसे कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अब तो जॉन का पूरा शिप पानी के अंदर डूब चुका था। जॉन और बाकी सब तो बोट को पकड़कर पानी के ऊपर ही तैरते रहते हैं। तभी डेवेलिना ब्रैड से कहती है कि तुम मुझे पैर क्यों मार रहे हो। ब्रैड ने कहा कि मैंने तुम्हें टच भी नहीं किया। और अब डेवेलिना जैसे ही पानी के अंदर जाकर दिखती है, तब वहाँ पर बहुत ही खतरनाक शार्क्स मौजूद थी, जो पानी में मैक के बॉडी का खून फैलने की वजह से वहाँ पर आ चुकी होती है। सभी लोग इस बात से काफी ज्यादा डर गए थे। मार्क की इतनी ज्यादा फट चुकी थी कि वो डर के मारे बोट के ऊपर चला आता है। सभी लोग उसे नीचे उतारने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि पता नहीं ये बोट इतने लोगों का भार उठा भी पाएगा कि नहीं। शार्क से बचने की कोशिश में तो उनकी पूरी बोट ही पलट गई थी, लेकिन अब इन शार्क से बचने के लिए सभी को बोट पर जाना ही पड़ेगा।
इसीलिए एक एक करके सभी लोग बोट पर जाने लगते हैं। लास्ट में तो मार्क ही बचा था पानी के अंदर, जिसके पास लगातार शार्क बढ़ती जा रही थी। लेकिन जॉन ने मार्क को ऊपर खींच दिया, जिससे उसकी जान बच जाती है। पर अब यहाँ वो शार्क बोट को धक्का मारने की वजह से जॉन पानी में गिर चुका था। मैग जॉन को कहती है कि तुम जल्द से जल्द बोट पर आ जाओ, क्योंकि उसके पीछे तो अभी भी एक शार्क पड़ी हुई थी। वो शार्क जैसे ही जॉन के पास आती, बाकी लोगों ने बहुत ही मुश्किल करके जॉन को बोट पर खींच लिया था। जॉन ने बताया कि हमें शोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये शार्क आवाजें सुनकर अट्रैक्ट होती है। इसलिए सभी लोग एकदम से शांति बनाए रखे थे। वहीं दूसरी तरफ कोस्ट गार्ड के ऑफिसर्स हेलीकॉप्टर की मदद से बोट को ढूंढ रहे होते हैं। लेकिन अब बोट तो पानी के अंदर चली गई थी और वो सारे लोग काफी दूर आ चुके होते हैं। अब यहाँ मैग के पैर पर लगा हुआ घाव बहुत ही ज्यादा पीन कर रहा था और इन्फेक्टेड होता जा रहा था। इसीलिए अब जॉन ने अपनी एक बेल्ट निकालकर मैग के पैरों पर बांध दिया, जिससे कि इन्फेक्शन आगे ना फैले। पर इन सारी चीजों से मैग को बहुत ही ज्यादा दर्द होता है और वो चिल्लाते जाती है। मार्क यहाँ पर मैग को शांत रहने के लिए कह रहा था, क्योंकि आवाज सुनकर वो शार्क यहाँ पर आ सकती है। इसीलिए मार्क ने एकदम गुस्सा होकर मैग के पैर पर लगा हुआ बेल्ट निकालकर पानी में फेंक दिया था, जिससे कि मैग को दर्द ना हो और वो चिल्लाए ना। पर अब जॉन इस बात से बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो तो मार्क को बहुत ही ज्यादा मारने लगा था और उसकी इस हरकत के लिए उसका सर पानी के अंदर डाल देता है। शार्क मार्क के ऊपर हमला करती इससे पहले जॉन ने उसे निकाल लिया था। जॉन ने मार्क से कहा कि मेरी वाइफ से तुम दूर ही रहना, जिसके कुछ ही देर बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। वो सारी शार्क्स भी बोट से काफी दूर चली गई थी। लेकिन जॉन ने अब चारों तरफ देखा तो उसे दूर दूर तक कोई भी दिखाई ही नहीं दे रहा था। देखते ही देखते उन्हें वहाँ पर 10 घंटे से ज्यादा का समय बीत जाता है। इतने टाइम से उन लोगों ने ना ही कुछ खाया होता है और ना ही कुछ पिया होता है। भले ही वहाँ पर पानी मौजूद है, लेकिन वो पूरी तरीके से खारा था। अगर उनमें से कोई भी ये पानी पी लेता तब वो बहुत ही ज्यादा बीमार हो जाते। लेकिन मजबूरी के कारण उन सभी को बोट पर ही रुककर वेट करना पड़ता है। जॉन को लग रहा था कि जरूर कोई ना कोई उनकी मदद करने के लिए आ जाएगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। वो सब तो समुद्र के बहुत ही अंदर आ चुके थे, जहाँ पर केवल बड़ी बड़ी क्रूज शिप ही तैरा करती थी। जॉन इन सारी चीजों की वजह से इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेट और परेशान हो गया था कि वो एक रात पूरा सोता ही नहीं। उसे यही चिंता खाई जा रही थी कि वो अपनी वाइफ को कैसे ठीक करे। सुबह होने के बाद जॉन ने कुछ ही दूरी पर एक आइलैंड देखा। जॉन तो उस जगह पर जाने के लिए तुरंत पानी में कूदकर तैरने लग जाता है। थोड़ी देर तक पहुंचने के बाद जॉन को अब जाकर रियलाइज हो रहा था कि वहाँ पर तो कोई आइलैंड है ही नहीं। दरअसल ये सारी चीजें एक इल्यूशन थी, क्योंकि जॉन तो पूरी रात सोया नहीं था, इसीलिए उसका दिमाग बहुत ही ज्यादा दर्द दे रहा होता है। बोट के अंदर मौजूद सारे लोग जॉन को चिल्लाने लग जाते हैं वापस आने के लिए। जॉन को जब ये बात रियलाइज हुई तब वो खुद बोट के पास जाने लगा। वो बहुत ही ज्यादा दूर आ चुका था, लेकिन बदकिस्मती की बात ये थी कि पानी में आवाज सुनकर वहाँ शार्क आ चुकी थी। सभी लोग इस बात से डर जाते हैं और जॉन को जल्द से जल्द आने के लिए कहते हैं। हालांकि एक शार्क ने जॉन के ऊपर हमला भी कर दिया था, पर जॉन की किस्मत अच्छी थी कि वो उससे बचकर तुरंत ही बोट के पास आ जाता है। मैग जैसे ही जॉन का हाथ पकड़ने जाती, तभी दूसरी शार्क आकर जॉन को नीचे से पकड़ लेती है। लेकिन इस बार जॉन पानी के ऊपर नहीं आता। वो पूरी जगह तो जॉन के खून से लाल हो चुकी थी। मैग ये सारी चीजें अपने आंखों से देख रही होती है, जिसे की विश्वास ही नहीं होता कि जॉन मर चुका है। सभी लोग इस बात से बहुत ही ज्यादा डर चुके थे, क्योंकि एक जॉन ही था जिसे की समुद्र के बारे में काफी ज्यादा नॉलेज होती है, और सबसे पहले वही मारा गया। मैग को तो झटका सा लग गया था, क्योंकि अब उसकी जिंदगी में कोई भी नहीं है। अब यहाँ से उन चारों को साथ मिलकर आगे बढ़ना होगा, नहीं तो सभी लोग मारे जाएंगे। देखते ही देखते उन्हें वहाँ पर कई सारे दिन बीत जाते हैं। मार्क का दिमागी संतुलन इतना ज्यादा खराब हो चुका था कि वो समुद्र का खारा पानी पीने लग जाता है। हालांकि वो सब दिमाग लगाकर समुद्र में मौजूद मछलियां पकड़ सकते हैं, लेकिन उनमें से किसी को भी फिशिंग करने आती ही नहीं थी। सभी लोग कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज होते हैं, जिन्होंने अपनी लाइफ में काम के सिवा और कुछ भी नहीं किया, जिसका साफ साफ मतलब होता है कि वो सिर्फ कंपनी में मौजूद एक नौकर है और बाहर आने के बाद सिर्फ एक लाचार लोग। माइक तो बहुत ही ज्यादा अजीब तरीके से बिहेव करने लगा था। वो तो बोट पर खड़ा होकर तेजी से चारों तरफ चिल्लाने लगता है, जिससे कि शार्क्स यहाँ पर आ जाए और उन सभी को जल्द से जल्द खत्म कर दे, क्योंकि वैसे भी उन्हें मरना ही है। ब्राइट मार्क को शांत कराता रहता है और बोट के ऊपर बिठा देता है। यहाँ मैग के पैर पर लगा हुआ घाव धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा था। उसे तो अब इतना दर्द सहन ही नहीं हो रहा था, लेकिन वो अभी भी इसी गम में डूबी थी कि उसका हस्बैंड जॉन मर चुका है और चाहे कुछ भी हो जाए वो वापस नहीं आने वाला। मार्क तो बोट के सहारे सर लटका कर सोया हुआ होता है। तभी अचानक एक शार्क डायरेक्टली आकर मार्क को पकड़ के पानी के अंदर लेकर चली जाती है।
ब्रैट और बाकी सब तो एकदम लाचार थे और वो इसमें कुछ भी नहीं कर सकते हैं, यानी कि शार्क ने अपना दूसरा शिकार कर लिया है। माइक की भी बुरी तरीके से मौत होने के बाद अब उस छोटे से बोट पर से ब्रैट, मैग और डेविलिना होते हैं। उन्हें भी लग ही रहा था कि वो तीनों अब बचने नहीं वाले। उनके पास और कोई भी ऑप्शन नहीं था इस बोट को छोड़कर कहीं भी जाने के लिए। रात होने पर मैग की हालत थोड़ी सी खराब हो जाती है। वो तो डेविलिना से बहुत ज्यादा भावुक होकर कह रही थी कि मैंने और जॉन ने मिलकर एक अच्छी सी फैमिली बनाने का सपना देखा था, जिसमें कि हमारे बच्चे होंगे और हम एक खुशी खुशी लाइफ जिएंगे, पर अब सब कुछ खत्म हो चुका है। ब्रैट मैग को वहाँ पर अपने पास पकड़कर उसे सहारा देता है, लेकिन सुबह होने के बाद डेविलिना और ब्रैट ने देखा कि मैग अब मर चुकी है। उसकी तो पूरी बॉडी ठंडी होने लगी थी और अब मैग को इस बोट पर रखना बहुत ही ज्यादा रिस्की हो सकता था। इसीलिए ब्रैट और डेविलिना ने डिसाइड किया कि वो मैग की बॉडी को पानी के अंदर फेंक देंगे। पानी के अंदर जाते ही बहुत सारी शार्क्स उसकी बॉडी को खाने लगी थी, यानी कि अब आखिर में शिप के ऊपर दो ही लोग बचे थे, ब्रैट और डेविलिना, जिन्हें कहाँ जाना है और कैसे सरवाइव करना है इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। वहीं दूसरी तरफ कोस्ट गार्ड वाले ऑफिसर्स को उनकी बोट नहीं मिलती, जिससे कि उन्हें लगने लगा था कि शायद वो सारे लोग पानी के अंदर डूबकर मारे गए हैं। ऑफिसर्स ने तो मरे हुए लोगों की फैमिली को भी इन्फॉर्म कर दिया था उनके बारे में, पर किसी को इस बारे में क्या पता कि दो लोग अभी भी जिंदा थे। ब्रैट की हालत बिना कुछ खाए पिए बहुत ही ज्यादा नाजुक हो चुकी थी। तभी डेविलिना ब्रैट से कहती है कि हमें बोट को पलटना होगा, क्योंकि बोट के अंदर बहुत सारा खून जमा हुआ है और इसकी स्मेल से शार्क यहाँ पर आ सकती है। लेकिन ब्रैट में तो हिलने की भी हिम्मत नहीं थी। डेविलिना उसे मोटिवेट करती है कि इसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। इसीलिए अब ब्रैट कैसे भी करके डेविलिना के साथ बोट को पलट देता है। सारा खून पानी में बहने लगा था। अब उन्हें जल्द से जल्द बोट को वापस सीधा करना पड़ेगा, नहीं तो खून की स्मेल से बहुत सारी शार्क उनके पास आ सकती थी। ब्रैट इतना ज्यादा थक गया था कि वो पानी के अंदर जाने लगा होता है। डेविलिना ने अकेले ही बोट को सीधा किया और उसके ऊपर चली गई। वो तो ब्रैट को कह रही थी कि तुम भी जल्द से जल्द ऊपर आ जाओ, पर तभी ब्रैट अपने सामने दिखता है एक बहुत बड़ी शार्क उसके पास आ रही है। यहाँ पर अचानक से ब्रैट के शरीर में बहुत ही ज्यादा पावर आ गई और वो तुरंत ही बोट के ऊपर चला गया, यानी कि डर इंसान से कुछ भी करा सकता है। वहाँ पर तो काफी सारी शार्क्स लगातार घूम रही थी, जैसे कि उन्हें पता हो कि अब सिर्फ उनका दो ही शिकार बाकी है। ब्रैट और डेविलिना के पास और कोई ऑप्शन नहीं होता, इसीलिए वो दोनों बोट पर ही सो गए थे। इस जगह पर उन दोनों को पूरे 4 से 5 दिन बीत चुके होते हैं और इतनी दिनों तक ना ही उन लोगों ने कुछ खाया है और ना ही पिया है। ब्रैट को भी लग रहा था कि शायद इसी तरीके से उन दोनों का अंत हो जाएगा, पर एक सुबह उन दोनों के लिए उम्मीद की किरण जगती है। ब्रैट और डेविलिना ने देखा कि उनके पास एक बहुत ही बड़ी शिप आ रही है, इसीलिए वो दोनों लगातार शिप के पायलट को आवाज लगाने लगे थे। ब्रैट और डेविलिना जल्द से जल्द पानी में उतरकर शिप के पास जाने लगे होते हैं। अच्छी बात ये थी कि शिप के पायलट ने उन्हें देख लिया होता है और उसने अपने ऑफिसर्स को भी इन्फॉर्म कर दिया था उन दोनों की मदद करने के लिए। लेकिन यहाँ पानी में हलचल होने की वजह से एक शार्क ब्रैट और डेविलिना के पास आने लग जाती है। वो दोनों बहुत ही ज्यादा डरकर एक ही जगह पर रुक गए थे। उन्हें लगा कि अब वो दोनों भी मारे जाएंगे, पर तभी ऑफिसर्स ने लगातार पानी के अंदर हमला करना स्टार्ट कर दिया, जिससे डरकर लकीली शार्क वहाँ से भाग जाती है। और अब आखिरकार ऑफिसर्स ने ब्रैट और डेविलिना को रेस्क्यू कर लिया था, जिसके बाद हमें वो पिक्चर्स दिखाई जाती है जिनके साथ ये घटना असली में हुई थी। शुरुआत से जो भी घटना बताई गई है ये डेविलिना नाम की एक औरत के साथ सच्ची में घटी थी और उसने इन सारी चीजों के ऊपर कई सारी बुक्स भी लिखी हैं, जो सच में पढ़ने पर बहुत ही ज्यादा खतरनाक और साथ ही साथ इंस्पायरिंग भी लगती है। और इसी तरीके से ये सर्वाइवल वाली कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आप हमारे डॉक्टर मूवी टेलर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि मैं इसी तरीके की मजेदार कहानियां रोज लाता रहता हूँ।